हम्म। तो आज हम एक ऐसी अदृश्य ताकत पर बात करने वाले हैं जिसे ना करीब 2000 साल पहले लोग बाकायदा काला जादू कहते थे। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा का विषय कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बल्कि वो है जिसके बिना हमारी दुनिया एक सेकंड भी नहीं चल सकती, मतलब बिजली। राइट। मैं यही सोच रही थी कि बिजली हमारे आज के इस आधुनिक समाज के लिए ना बिल्कुल सांस लेने जैसी हो गई है। मतलब हम हवा के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि अचानक हमारा दम ना घुटने लगे। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल्कुल यही हाल है। ये हमारे लिए इतनी आम हो चुकी है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, वो तो है। जब तक कि अचानक वाईफाई का राउटर बंद ना हो जाए या फोन की बैटरी का वो डराने वाला लाल निशान ना दिखने लगे। हाँ, और अगर हम इसे एक थोड़े बड़े कैनवस पर देखें ना, तो ये सिर्फ एक भौतिक शक्ति या फिजिक्स का कोई नियम भर नहीं है। तो फिर क्या है? आज ये रोटी, कपड़ा और मकान जितनी ही बुनियादी जरूरत बन चुकी है। मतलब एक नवजात बच्चे को इंक्यूबेटर में जिंदा रखने वाली मशीन से लेकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने वाले जो विशाल डेटा सेंटर्स हैं, सब कुछ इसी एक अदृश्य ताकत के भरोसे चल रहा है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आज एक सेकंड के लिए भी पूरी दुनिया की बिजली गुल हो जाए तो मानव सभ्यता सीधे वापस पाषाण युग में जा गिरेगी। हाँ, स्टोन एज में। और यही आज का हमारा मिशन भी है। राइट। तो हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज और स्रोत है, आज हम उन्हें डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे इंसान ने प्रकृति में पहले से मौजूद इस रहस्यमय ताकत को खोजा और कैसे इसे उस कॉले जादू के खौफ से निकालकर हमारे घरों के स्विच बोर्ड तक सुरक्षित पहुंचाया गया। और हाँ, वो ऐतिहासिक वॉर ऑफ करंट्स, मतलब एसी बनाम डीसी की जो जंग थी, वो असल में क्या थी जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में सबसे पहली बात जो सामने आती है ना, वो हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ती है, और वो ये कि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। हाँ, ये बहुत लोग गलत समझते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी का एक बुनियादी नियम है। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। राइट, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। एग्जैक्टली। बिजली इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद थी। जब से ये यूनिवर्स बना है तब से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इंसान ने इसे बनाया नहीं है। मतलब हमने बस ये सीखा कि इसे एक जगह इकट्ठा कैसे करना है और अपनी मर्जी से इसका बहाव कैसे तय करना है। बिल्कुल। आग के मामले में भी तो ऐसे ही हुआ था ना। आग पहले से थी, हमने बस चमक पत्थर रगड़कर उसे काबू करना सीखा। तो अगर हम इस खोज की शुरुआत की बात करें तो हमारी कहानी थॉमस एडिसन के उस चमकते बल्ब से शुरू नहीं होती है। एकदम नहीं। हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 600 ईसा पूर्व, प्राचीन ग्रीस में। ओके, 600 बीसी। वहां क्या हुआ था? वहां थेल्स नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने एक अजीब सी घटना रिकॉर्ड की थी। कैसी घटना? जब वो अंबर को, जो कि पेड़ों से निकलने वाला एक कठोर राल या गोंद होता है, उसे रेशम के कपड़े या बिल्ली के बालों से रगड़ते थे ना, तो उस अंबर में एक रहस्यमयी कशिश पैदा हो जाती थी। अच्छा, मतलब वो हल्की चीजों को खींचने लगता था। हाँ, वो पंख या सूखे पत्तों जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता था। आज के विज्ञान में हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। राइट, जो हम बचपन में स्केल को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़ों के साथ करते थे। बिल्कुल वही। होता क्या है कि जब दो अलग अलग चीजों को रगड़ते हैं तो एक सतह से इलेक्ट्रॉन्स टूटकर दूसरी सतह पर चले जाते हैं। जिससे एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, राइट? हाँ, और क्योंकि प्रकृति हमेशा बैलेंस चाहती है, वो चार्ज दूसरी चीजों को खींचकर खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। लेकिन थेल्स के जमाने में किसी को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पता था नहीं। जाहिर है। और जब चीजें समझ से बाहर होती हैं तो लोग उसे काला जादू कह देते हैं। एग्जैक्टली। कई लोगों ने मान लिया कि उस एम्बर के अंदर कोई आत्मा है या ये कोई जादू है। और यहाँ से ना एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई कनेक्शन जुड़ता है। स्रोत के मुताबिक ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। हाँ, और सोचिए, हजारों साल पहले जिस पत्थर को रगड़कर जादू समझा जा रहा था, उसी इलेक्ट्रॉन शब्द से आज की इलेक्ट्रिसिटी का नाम पड़ा। ये सच में अमेजिंग है। लेकिन अंबर के इस जादू से आगे बढ़ते हुए स्रोत में एक और पुरातात्विक खोज का जिक्र है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। 1930 के दशक में खुदाई हुई थी। आप बगदाद बैटरी की बात कर रही हैं ना? हाँ। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य और बगदाद के खंडरों में कुछ ऐसी चीजें मिली जो हिला देने वाली थीं। बिल्कुल। वो मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था जिसके अंदर तांबे का एक सिलेंडर और बीच में लोहे की एक छड़ रखी हुई थी। और वो काम कैसे करता था? जब विज्ञानियों ने इसे स्टडी किया तो पता चला कि अगर इस बर्तन के अंदर
सिरका या अंगूर का रस जैसा कोई भी हल्का एसिड डाल दिया जाए तो वो एक कमजोर सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है। ओहो, मतलब वो एक प्रॉपर केमिकल बैटरी का डिजाइन था। हाँ, एकदम असली केमिकल बैटरी। वेट, एक मिनट। अगर हजारों साल पहले प्राचीन रोम और बगदाद के लोगों के पास बैटरी जैसी तकनीक थी, तो क्या ये हम आधुनिक इंसानों का एक बहुत बड़ा अहंकार नहीं है? कैसा अहंकार? यही कि हम सोचते हैं कि हमने विज्ञान और तकनीक को बस पिछले 200-300 सालों में ही समझा है। मतलब ये खोज तो इंसानी तरक्की की पूरी टाइमलाइन को ही पलट कर रख देती है। ये अहंकार तो है, लेकिन हमें यहाँ इतिहास की एक बात समझनी होगी। ज्ञान का विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। मतलब बीच में ज्ञान खो भी जाता है। एग्जैक्टली सभ्यताएं पनपती हैं, खत्म होती हैं, और उनका बहुत सारा तकनीकी ज्ञान मिट्टी में मिल जाता है। पुराने लोगों ने रसायनों से एक छोटा करंट पैदा करना शायद एक्सीडेंटली सीख लिया होगा। हाँ, शायद वो इसका इस्तेमाल गहनों पर सोने चांदी की परत चढ़ाने के लिए करते हो या धार्मिक जादू दिखाने के लिए। बिल्कुल, मतलब उन्हें ये पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन शायद ये नहीं पता था कि क्यों हो रहा है। राइट, वो थ्योरी नहीं जानते थे। हाँ, ज्ञान को सिंथेसाइज करना सबसे अहम होता है। बर्तन में स्पार्क पैदा होना अलग बात है, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर लागू करना, उसकी गणित समझना, इसमें सदियां लग गईं। और इसीलिए वो बगदाद की बैटरी इतिहास में दफन हो गई और हमें 18वीं सदी का इंतजार करना पड़ा। बिल्कुल, 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने लैब में अंबर रगड़ने से आगे बढ़कर इस प्राकृतिक दैत्य को सीधे आसमान से पकड़ने की सोची। हाँ, और यहीं जिक्र आता है 1752 के उस मशहूर एक्सपेरिमेंट का, बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनकी पतंग। फ्रैंकलिन ने यह साबित करने की ठानी कि आसमान की वो भयानक गरजती बिजली और लैब वाली स्टैटिक बिजली दोनों एक ही हैं। और इसके लिए उन्होंने जो किया, मतलब जब मैंने स्रोत पढ़ा तो मुझे लगा ये सीधे सीधे प्रकृति के साथ रशियन रूलेट खेलने जैसा था। अपनी जान दांव पर लगा दी। हाँ, वो बहुत जोखिम भरा था। घने काले बादल, आंधी, बारिश, और उन्होंने एक पतंग उड़ाई जिसकी रेशमी डोरी के नीचे एक लोहे की चाबी बांध दी। और खुद को करंट लगने दिया। ये तो पागलपन है। इसके पीछे का विज्ञान क्या था? विज्ञान ये था कि भीगी हुई डोरी ने एक कंडक्टर का काम किया। बादलों का भारी चार्ज उस डोरी से बहते हुए चाबी तक पहुंचा, और जैसे ही उन्होंने हाथ पास किया, एक जोरदार स्पार्क निकला। बाप रे, उस एक झटके ने साबित कर दिया कि ये कोई ईश्वरीय कहर नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल, लेकिन आसमान से एक पल के लिए बिजली पकड़ लेना हमारी दुनिया नहीं चला सकता था। असली चुनौती थी उस जंगली ताकत को एक पालतू जानवर की तरह लैब में कैद करना। और यही एंट्री होती है सन 1800 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा की। उन्होंने पहली असली इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किया। वोल्टा का आविष्कार इसलिए महान नहीं था कि उन्होंने बिजली पैदा की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने निरंतर बहाव यानी कंटिन्यूअस फ्लो वाली बिजली बनाई। अच्छा, मतलब फ्रैंकलिन वाला बस एक फ्लैश था और वोल्टा वाली लगातार चलने वाली चीज। हाँ, वोल्टा ने तांबे और जिंक की प्लेट्स को नमकीन पानी वाले कार्डबोर्ड के साथ जोड़कर एक सर्किट बनाया जिससे लगातार एक स्थिर करंट मिल सके। अगर मैं एनालॉजी दूं तो आसमानी बिजली एक भयानक बाढ़ जैसी थी और वोल्टा की बैटरी एक शांत नदी जैसी, जिसके किनारे हम शहर बसा सकते थे। बहुत बेहतरीन एनालॉजी है। इसी शांत नदी को आज हम डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं, और इसी से आगे के प्रयोग मुमकिन हो पाए। और इसीलिए उनके सम्मान में हम वोल्टेज को वोल्ट कहते हैं ना। एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास बैटरी आ गई, लेकिन स्रोत में एक दिक्कत बताई गई है। बैटरी से पूरे शहर को बिजली देना बहुत महंगा और सीमित था। बिल्कुल, बैटरी से आप पूरी दुनिया रोशन नहीं कर सकते। हमें कोई सस्ता और बड़ा तरीका चाहिए था। और यहीं आता है 1831 में माइकल फैराडे का जादुई प्रयोग। ये बिजली के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, फैराडे ने देखा कि अगर तांबे के एक तार की कुंडली बनाई जाए और उसमें एक चुंबक को तेजी से घुमाया जाए तो बिना किसी बैटरी के तार में बिजली बहने लगती है। वेट, ये वाला हिस्सा मुझे स्रोत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। मतलब सिर्फ एक चुंबक को तार के पास हिलाने से बिजली कैसे पैदा हो सकती है? हाँ, इसे समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देखना होगा। तांबे के तार में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बस ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके। जब चुंबक को पास लाकर तेजी से हिलाते हैं तो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फिजिकल दबाव डालता है और उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। अच्छा, तो चुंबक एक तरह से एक अदृश्य झाड़ू का काम कर रहा है जो सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में बहने पर मजबूर कर देता है। एग्जैक्टली। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बहते हैं तो उसी नदी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
इसी सिद्धांत पर जनरेटर का आविष्कार हुआ। अरे वाह, मतलब चाहे हाथ से चुंबक घुमाओ या गिरते पानी से या कोयले की भाप से बिजली बन जाएगी। बिल्कुल, दुनिया का हर बड़ा पावर प्लांट आज भी ऐसे ही काम करता है। तो जनरेटर आ गया, अब हमारे पास बिजली थी, तो सवाल था इसका इस्तेमाल कैसे करें। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया को रोशन करने का सबसे बड़ा कॉरपोरेट महायुद्ध। एडिसन और टेस्ला की जंग। 1878 में थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया। वो सिर्फ आविष्कारक नहीं, एक पक्के बिजनेसमैन भी थे। हाँ, उनका सपना था हर घर में अपना बल्ब और अपनी बिजली पहुंचाना। लेकिन स्रोत के हिसाब से एडिसन की तकनीक में एक बहुत बड़ी खामी थी। सबसे बड़ी खामी, एडिसन डीसी करंट पैदा कर रहे थे। डीसी एक ही दिशा में बहता है, लेकिन तारों के रेजिस्टेंस के कारण उसकी बहुत सारी ऊर्जा गर्मी में बर्बाद हो जाती थी। मतलब वो करंट ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। मुश्किल से 2-3 किलोमीटर। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडिसन की ही तकनीक हावी रहती तो हमें हर मोहल्ले में हर 2 किलोमीटर पर एक कोयला जलाने वाला पावर प्लांट लगाना पड़ता। हाँ, ये तो एक भयानक सपना होता। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एकदम अव्यवहारिक। तो एडिसन को ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो बहुत पैसा लगा चुके थे। फिर निकोला टेस्ला ने, जो उन्हीं के कर्मचारी थे, एक क्रांतिकारी विकल्प दिया, एसी करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें ऐसा क्या खास था जो डीसी में नहीं था? एसी करंट 1 सेकंड में दर्जनों बार अपनी दिशा बदलता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके इसके वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ाया जा सकता है। स्टेप अप करना, राइट? हाँ, जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो करंट तारों को चीरता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है बिना नुकसान के, और फिर शहरों में उसे स्टेप डाउन करके घरों के लिए 220 वोल्ट पर ला सकते हैं। लॉजिकली तो ये एकदम परफेक्ट समाधान है। फिर एडिसन ने इसे माना क्यों नहीं? एडिसन अपने डीसी इकोसिस्टम के कैदी बन चुके थे। उन्हें लगा एसी करंट बहुत खतरनाक है। उन्होंने इसे बदनाम करने के लिए बहुत घटिया पीआर कैंपेन भी चलाए। लेकिन जीत तो विजन की हुई। टेस्ला एक ग्लोबल नेटवर्क देख पा रहे थे। बिल्कुल, तकनीक वही टिकती है जो स्केलेबल हो। टेस्ला ने अपना खुद का एसी जनरेटर बनाया और आज हमारे घरों में वही एसी करंट आ रहा है। तो ये जंग टेस्ला ने जीती। अब अगर हम इस कहानी को भारत की तरफ लाएं, तो स्रोत बताते हैं कि भारत में पहली बार बिजली 1879 में कलकत्ता में आई थी। हाँ, 1879 का साल, और फिर 20 साल बाद 1899 में कोलकाता में पहली फैक्ट्री लगी। और 1905 तक दिल्ली में डीजल जनरेटर से बिजली बनने लगी थी। लेकिन आज देखिए, आज तो ग्रिड मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग विज्ञान है। बिल्कुल, आज हम स्रोतों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। प्राइमरी, जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे सूरज और हवा, और सेकेंडरी, जैसे कोयला, पानी या गैस। यहाँ पर ना मुझे एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखा स्रोत में, मतलब एक अजीब सी आयरनी। वो क्या? देखिए, जो प्राइमरी स्रोत हैं, सूरज और हवा, वो असीमित हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उन पर अभी भी बस रिसर्च चल रही है। और जो सेकेंडरी हैं, जैसे कोयला, जो प्रदूषण करता है और खत्म भी हो जाएगा, वही हमारी आधुनिक जिंदगी की मुख्य रीढ़ बने हुए हैं। ऐसा क्यों? हम सीधे प्राइमरी पर पूरी तरह शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? इसके पीछे कंट्रोल और ग्रिड की संवेदनशीलता का बड़ा रोल है। बिजली के ग्रिड की एक शर्त होती है, जितनी मांग अभी हो रही है उतनी ही बिजली उसी सेकंड बननी चाहिए। अच्छा, इंस्टेंट सप्लाई चाहिए। हाँ। अगर हम सिर्फ सूरज या हवा पर निर्भर हो जाएं, तो हवा कब चलेगी या बादल कब सूरज ढक लेंगे, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। मतलब हम एसी करंट को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऑन डिमांड बिजली चाहिए। एग्जैक्टली। ग्रिड को 24 घंटे जो सप्लाई चाहिए होती है उसे बेस लोड कहते हैं। कोयला या पानी हमारे कंट्रोल में है, ऑपरेटर डायल घुमाकर तुरंत उत्पादन बढ़ा सकता है। ये कंट्रोल वाली बात मेक सेंस करती है, इसलिए कोयला अभी भी टिका हुआ है। हाँ, हालांकि बड़ी बैटरियों पर काम चल रहा है ताकि फ्यूचर में हम सूरज को भी बेस लोड बना सके। तो हमने टर्बाइन, जनरेटर और ग्रिड से इस ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया, इसे अपना वफादार नौकर बना लिया। लेकिन प्रकृति के पास आज भी इसका सबसे भयानक रूप मौजूद है। बिल्कुल, स्रोत के आखिरी हिस्से के जो आंकड़े हैं वो सच में रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आसमानी बिजली, लाइटनिंग आज भी बहुत विनाशकारी है। सोचिए, घरों में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट का है। थोड़ा सा झटका लगे तो चीख निकल जाती है। और स्रोत बताते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट्स की होती है, 100 मिलियन वोल्ट्स। हाँ, और जब वो जमीन पर गिरती है ना, तो हवा का तापमान सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म कर देती है। बाप रे, 220 वोल्ट वर्सेस 10 करोड़ वोल्ट, ये तो दिवाली के पटाखे और परमाणु बम का अंतर हो गया। बिल्कुल सही तुलना है। वो जो कड़कने की आवाज होती है, थंडर,
वो असल में उस भयानक गर्मी से पैदा हुई एक शॉकवेव होती है। और स्रोत का एक और आंकड़ा देखिए, भारत में हर साल बिजली गिरने से 2500 से 3000 लोगों की मौत होती है। बहुत बड़ा नंबर है ये। और अजीब बात यह है कि मरने वालों में 80% पुरुष होते हैं और केवल 20% महिलाएं। अब ये तो है नहीं कि आसमानी बिजली जेंडर देखकर गिर रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण विशुद्ध रूप से व्यवहारिक और सामाजिक है। हमारे ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आउटडोर काम, जैसे खेतों में काम करना या खुले में ट्रैक्टर चलाना, वो पुरुष करते हैं। अच्छा। और आसमानी बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता, यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस खोजती है। मतलब खुले खेत में खड़ा इंसान सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है। हाँ, या फिर तूफान आने पर लोग पेड़ों के नीचे पनाह लेते हैं, जो सबसे खतरनाक जगह है। इसी वजह से 80% मौतों का ये आंकड़ा आता है। ये बहुत गंभीर बात है। मतलब हम खुद को आधुनिक समझ लें, लेकिन उस 10 करोड़ वोल्ट के आगे आज भी हम बेबस हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जब आप कमरे का स्विच दबाते हैं, तो वो सिर्फ एक सुविधा नहीं है, वो हजारों सालों के संघर्ष का नतीजा है। हाँ, वो थेल्स का अंबर रगड़ना, फ्रैंकलिन का तूफान में जाना, वोल्टा का केमिकल सूप, फैराडे का वो चुंबक घुमाना, और टेस्ला और एडिसन की वो खतरनाक जंग। बिल्कुल, उस एक स्विच के पीछे पूरा इंसानी इतिहास है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि प्राचीन बगदाद के लोगों के पास बैटरियों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर भी हमें एडिसन के बल्ब तक पहुंचने में 2000 साल लग गए। तो जरा सोचिए, आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा मौजूद होगी जिसे हम बस जादू या अजीब सी थ्योरी मानकर इग्नोर कर रहे हैं? क्या पता वही ऊर्जा आने वाले 1000 सालों में हमारी दुनिया का सबसे बड़ा आधार बन जाए। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये, सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इसी खुले सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।